हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज से आप सभी का रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर आपका भी सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो उसके जितने भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए हैं साइंस या जीएस जीके के, तो उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर एनालिसिस करवाने वाले हैं सेकेंड शिफ्ट का। और अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। रेलवे ग्रुप डी एनालिसिस 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें कि आपको फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस मिल जाएगा। तो आप किसी भी शिफ्ट का देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, क्योंकि आपको हर शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस यहाँ रेलवे का मिलने वाला है। और जिन लोगों का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है, ये जो नंबर दिया हुआ है नीचे, इस पर व्हाट्सएप करके मैं क्वेश्चंस बता सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करेंगे। किस तरह के क्वेश्चन आज पूछे गए थे आपके यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया था, और आप भी क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जो कि मोटिवेशन होता है हमारे लिए। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी की बात करें तो मन्नार की खाड़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, जो दक्षिण पूर्वी सिरा यानी श्रीलंका का जो पश्चिमी तट है, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में आपकी मन्नार की खाड़ी स्थित है। इसमें 10,500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र निर्मित करते हुए 21 द्वीप और संलग्न तट शामिल हैं। तो 21 द्वीप हैं कुल इसमें आपके मन्नार की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल से आपका आया हुआ था पॉलिटी में कि अनुच्छेद 279 है यानी 279 ए किससे संबंधित है। तो इसकी बात करें, अनुच्छेद 279 ए के अनुसार संविधान संशोधन जीएसटी परिषद केंद्र एवं राज्य सरकारों का संयुक्त मंच होगा। यानी ये जीएसटी से आपके संबंधित है, जो आपका वस्तु एवं सेवा कर शुरू किया गया था, जो कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों लोगों का संयुक्त मंच होगा। तो ये जीएसटी से आपका संबंध था 279 ए का। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ जीएसटी से संबंधित आपका आर्टिकल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है। तो स्टैच्यू ऑफ अगर यूनिटी की हम बात करें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है, तो यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई 182 मीटर या 557 फीट है। आपको मीटर या फीट में दिया होगा ऑप्शन में, तो उसके हिसाब से आपको टिक करना था, यानी 182 मीटर और 597 फीट है। तो ये आपकी इमेज भी यहाँ पर हमने लगाई हुई है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो पूछा गया था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि चॉकलेट में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो चॉकलेट की अगर बात करें, कोको और डार्क चॉकलेट में पर्याप्त मात्रा में विटामिन D2 पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, यानी कोको जो होता है आपका और चॉकलेट, इसमें आपका पर्याप्त मात्रा में विटामिन D2 पाया जाता है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये क्वेश्चन करंट का था फिलहाल, लेकिन थोड़ा बदल के पूछ लिया गया था घुमा के, कि मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन ने किसके स्थान पर पदभार ग्रहण किया। यानी वर्तमान में जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो अनंत नागेश्वरन है, लेकिन इन्होंने किसके स्थान पर पदभार ग्रहण किया है। तो आपको बता दें, इससे पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे केवी सुब्रमण्यम का कार्यकाल दिसंबर में ख़त्म हो गया था। तो यानी इससे पहले जो थे वो केवी सुब्रमण्यम थे, और फरवरी में इन्होंने यानी अनंत नागेश्वरन ने कार्यभार संभाल लिया था मुख्य आर्थिक सलाहकार पद का। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जो कि करंट से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। जैसा कि मॉर्निंग शिफ्ट में भी आपके पूछा गया था कि विटामिन डी का यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया था कि रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर विटामिन B12 का पूछा गया। तो विटामिन पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है आप सभी को। विटामिन B12 को कोबालामीन भी कहा जाता है। यह एक इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह शरीर के स्वास्थ्य और संतुलित कार्य प्रणाली के लिए बेहद आवश्यक विटामिन है। तो ये आपको याद रखना है कि कोबाल्ट पाया जाने वाला एकमात्र विटामिन B12 है, जिसका रासायनिक नाम कोबालामीन है। तो विटामिन के रासायनिक नाम भी पूछे जा रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्टों में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, एनजीटी के चेयरमैन कौन है। यहाँ पर देखिए एनजीटी का चेयरमैन पूछा गया है आपका, और फर्स्ट शिफ्ट में भी कोई चेयरमैन पूछा गया था, आई थिंक आपका
इसकी उसका चेयरमैन कौन एग्जैक्ट अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसमें एनजीटी के चेयरमैन पूछे गए हैं कि कौन है। तो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश लोकेश्वर सिंह, वर्तमान में अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल, यानी कि जो लोकेश्वर सिंह हैं मतलब वर्तमान के जो आदर्श अध्यक्ष यानी आदर्श कुमार गोयल, जिनको AK गोयल भी लोग कहते हैं, को न्यायाधिकरण का पहला अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने पदभार संभाल लिया है। इसके पहले जो आपके थे लोकेश्वर सिंह थे, लेकिन वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल आपका राइट आंसर था। AK गोयल शायद आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया कि 2026 के ओलंपिक पूछे या 2024 के। अब अगर आपके 2026 के पूछे गए हैं तो अगर 2026 की बात करें तो 2026 में 25वां शीतकालीन ओलंपिक इटली के शहर मिलान कोर्टिना में आयोजित किया जाएगा। यानी 2026 का जो 25वां शीतकालीन ओलंपिक है वो इटली में आयोजित किया जाना है। तो ये वहाँ पर हम सारे यही क्वेश्चन बता पाते हैं जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा हमें भेजे जाते हैं। तो जिन लोगों का इस शिफ्ट में एग्ज़ाम था सेकेंड में, वो कमेंट करके और भी क्वेश्चन बता सकते हैं जिससे कि बाकी स्टूडेंट का हेल्प हो जाए। तो आपको वो भी बताना है और कितने क्वेश्चन अगर इसमें कोई गलत है तो वो भी आप हमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया। तो अगर द्रोणाचार्य की पुरस्कार की बात करें तो ये कोच को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो कि खेल और स्पर्धा 2021 में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार में क्रिकेट कोच सरकार तलवार और कबड्डी कोच आसान कुमार को सम्मानित किया गया है। तो 2021 की बात करें आपका तो क्रिकेट कोच जो सरकार तलवार हैं और कबड्डी कोच आसान कुमार को सम्मानित किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में हॉकी कोच प्रीतम रिवाज को भी सम्मान मिला है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, द्रोणाचार्य पुरस्कार से पूछा गया था आपका एक क्वेश्चन। नेक्स्ट एक आया हुआ था आपका कि संघाई हिरण कहाँ पर पाए जाते हैं। अगर संघाई हिरण की हम बात कर लें कि संघाई हिरण कहाँ पर पाए जाते हैं तो संघाई डियर आपके आसाम और मणिपुर में पाए जाते हैं, जो कि अब विलुप्त होते जा रहे हैं। तो अगर मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर आपका काबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है, वहाँ पर संघाई हिरण पाए जाते हैं। और अगर लोकटक झील की बात करी जाए तो वो भी आपके मणिपुर में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोडे की बोतल से कौन सी गैस निकलती है। तो सोडे की अगर हम बोतल की बात करें कि सोडे की बोतल से कौन सी गैस निकलती है तो इसका सही उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी जो CO2 होती है वो सोडे की बोतल से निकलती है। एक सोडा पानी की बोतल को खोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये क्वेश्चन भी आपकी सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक गोल्डन रेसे से आया हुआ था आपका क्वेश्चन कि गोल्डन रेसा किसे कहा जाता है। अगर गोल्डन रेसे की हम बात करें कि गोल्डन रेसा किसे कहा जाता है तो सुनहरा रेशम पटसन को कहा जाता है। अगर पटसन आप ना जानते हो तो पटसन की खेती की जाती है, जो कि काफ़ी फेमस है पटसन आपका, इसकी खेती की जाती है और जिसे गोल्डन रेशा के नाम से यानी सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। पटसन को पाट, पटुआ या एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा होता है। तो पटसन की खेती जो है गोल्डन रेशा या सुनहरे रेशे से संबंधित है, यानी सुनहरे रेशे की खेती उसे कहा जाता है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो पूछा गया था आपका। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था आपका पॉलिटी से आया हुआ था, पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण है। जैसा कि मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था कि आपका पंचायती राज जो पहला आपका पंचायती राज था, पंचवर्षीय योजना जो थी, अच्छा उससे था क्वेश्चन कि किस मॉडल पर आधारित थी। तो यहाँ पर आया हुआ था पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है। तो पंचायतों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है। पंचायतों में महिला की भागीदारी उनके आरक्षित 33% की न्यूनतम सीमा से अधिक है। यानी 1/3 यानी कि 33% आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज चुनाव में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट आपका पूछ लिया गया था नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। अगर नर्मदा नदी की बात करें आपके कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है तो भारत की प्रमुख 7 नदियों में अनुपम नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। अगर नर्मदा की बात करें तो इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की
पुष्पराज तहसील में। तो ये भी आपको याद रखना है। आपको हो सकता है अमरकंटक की पहाड़ियाँ दिया हुआ हो, या आपको मध्य प्रदेश दिया होगा, यानी क्योंकि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में इसका उद्गम है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया था, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। अगर निकट दृष्टि की दोष की बात करें तो फोकस दूरी वाले अवतल लेंस में युक्त चश्मे के प्रयोग से निकट दृष्टि दोष को सुधारा जा सकता है। यानी जिसे निकट दृष्टि दोष होता है उसके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि दूर की चीज़ें भी स्पष्ट दिखने लगती हैं। जब नेत्र की गोलीयता बढ़ जाती है, उसका फोकस कम हो जाता है, तो जिससे वस्तुएं रेटिना पर ना बनकर उससे पहले ही बन जाती हैं, तो आपका निकट दृष्टि दोष होने लगता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल दर्पण का यानी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था अनुच्छेद 21, पता चला था कि पूछा जा रहा था अनुच्छेद 21 का संबंध किससे। तो अनुच्छेद 21 की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी हर व्यक्ति यानी प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है अपने तरह से। ये हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है, जो कि सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 51A 51A दिया गया था। 51A किससे संबंधित है। अगर अनुच्छेद 51A की बात करें तो संविधान राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना एक नागरिक कर्तव्य है, क्योंकि आपके जो आर्टिकल 51 से आपके मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तो 51 से आपके मौलिक कर्तव्य शुरू होते हैं। तो इसमें जो 51A है आपका, जिसमें कुल 10 थे आपके मौलिक कर्तव्य, अब 11 हैं वर्तमान में। तो 51A के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना एक नागरिक का कर्तव्य है। ये आपका अनुच्छेद 51A कहता है। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए जितने क्वेश्चंस मिल पाए लाएं, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो आप भी हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि हर शिफ्ट का एनालिसिस आप तक पहुँचता रहे। और अगर आपका किसी भी शिफ्ट का छूट जाता है एनालिसिस, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के रेलवे ग्रुप डी एनालिसिस 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जा कर के भी आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।